पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गति के वो सारे प्रश्न जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें से 35 क्वेश्चंस को लिया था और उसका सॉल्यूशन देखा था। उसके पहले की 3 वीडियोस में हमने गति के सब्जेक्टिव पार्ट को पूरा कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम 35 से आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को और उनके सॉल्यूशन को देखेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तभी जाकर फिर से वीडियो को प्ले करें और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लें। इससे आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्टिव पार्ट को आपने कितने अच्छे ढंग से सीखा है। और नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आपने कितने क्वेश्चंस खुद से सही किए हैं। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो 36वां क्वेश्चन हमारा है जो कि 1/10/2018 के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गति समीकरण स्थान समय के संबंध का समीकरण है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें कि हमने 1 से 35 तक के क्वेश्चंस को लिया है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब जाकर इस वीडियो को आप भली भांति समझ पाएंगे। क्योंकि हमने उस वीडियो में जिन चीजों को कवर कर लिया है उन चीजों को यहाँ कवर नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो जबरदस्ती का बहुत लंबा हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था कि स्थान हो या स्थिति हो या विस्थापन हो, ये सब एक ही चीज है और विस्थापन और समय के बीच के संबंध को दर्शाने वाला समीकरण हमारा ये है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या यानी एसआई इकाई क्या है। तो चाल की इकाई क्या हो जाएगी, देखिए चाल बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल की इकाई हो जाएगी क्या, दूरी की इकाई। दूरी की इकाई क्या है, मीटर बटे समय की इकाई जो कि है सेकंड। तो इस तरह से चाल की एसआई इकाई हो जाएगी क्या, मीटर प्रति सेकंड, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह हम यहाँ देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर से सिर्फ हमारा इतना मतलब है कि विस्थापन में जब हम समय से भाग देते हैं तो वेग निकल कर आता है। अगर यही विस्थापन के जगह पर दूरी होती तो हमारा आंसर चाल हो जाता। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि है त्वरण की एसआई इकाई। ये क्या होती है, वेग में परिवर्तन, यानी वेग में अगर परिवर्तन करेंगे एक वेग को दूसरे वेग से घटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक तरह का वेग होगा और नीचे समय होगा। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का एसआई मात्रक नीचे हम देते हैं, इसे अगर यहां से ऊपर ले जाए तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड -1, इसका जो हो जाएगा -1 पहले से है तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, ये एक लंबा चौड़ा सा सवाल दिख रहा है लेकिन जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। दिए गए समय में जमीन से ऊपर उड़ रहे रॉकेट की ऊंचाई मापने का सूत्र ये है, मतलब समय का जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके हिसाब से हमें ऊंचाई का मान निकल जाएगा। और सूत्र क्या है हमारा, 119t - 7t²। और यहाँ बताया गया है हमें कि t बराबर है रॉकेट के प्रक्षेपित होने के बाद उसके ऊपर जाने में लगा समय, वो भी सेकंड में, और h बराबर है t समय में भूतल से रॉकेट की ऊंचाई। अगर यहाँ से उड़ना, भूतल से उड़ना शुरू किया तो h इसकी ऊंचाई को मापेगा कि t सेकंड बाद ये कितना ऊपर गया है। अब हमसे पूछा यह जा रहा है कि जमीन से टकराते समय रॉकेट की ऊंचाई 0 थी, जो कि स्वाभाविक बात है। अगर ये टकरा जाए जमीन से तो ऊंचाई 0 हो जाएगी। तो प्रक्षेपण के कितने समय बाद रॉकेट जमीन से टकराएगा, यानी कि h बराबर हमारा कहा गया है कि 0 होगा। तो t हमें निकालना है, 119t - 7t²। एक समीकरण यहाँ बन गया। अब हम अगर इस समीकरण में 17t कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास 7 - t। अब इस 17t को हम अगर समीकरण के दूसरी तरफ ले जाएं तो हो जाएगा यहाँ 0 बटे 17t, क्योंकि यहाँ अगर गुना में तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और अब अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ निकल कर आएगा t बराबर 7 और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो आपको बता दूं कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है और ये कितनी बड़ी इकाई है इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में जमीन पर आ पहुंचती है।
अगर g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो जमीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी। इस तरह के हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स पहले सेक्शन में कर लिए हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें ज्यादा परेशानी होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं t बराबर 0.5 सेकंड। चूंकि कोई वेग नहीं दिया गया है तो u बराबर हमारा हो जाएगा 0, प्रारंभिक वेग यानी कि जिससे कि वो गिरना शुरू होती है वो 0 हो जाएगा। g बराबर हमारा दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये माइनस होगा क्योंकि हमने इस बारे में बहुत बार बात करी है कि g का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि g की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ यानी नीचे की तरफ ही होती है। अब यहां से हम देखते हैं हमें गति निकालना यानी कि v निकालना है, क्या होगा। तो v बराबर अगर हम लगाएं u प्लस जी टी, तो यहां देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। v बराबर हो जाएगा u यानी 0, g यानी -10 और t यानी कि 0.5 सेकेंड। अब इस तरह से हम देखें तो v बराबर हमारा निकल कर आएगा, इस दोनों को अगर गुना करें तो यहाँ निकल कर आएगा -5 मीटर प्रति सेकंड। और ये माइनस का चिन्ह सिर्फ इतना बता रहा है कि v की जो दिशा होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। तो इस तरह हम यहाँ देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ अगर गौर से आप देखें तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गति का इस्तेमाल जो किया गया यानी वेग के लिए, तो वेग का ये मात्रक ही नहीं है, ये भी वेग का मात्रक ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे भी हमारे गलत ही हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राम 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वो एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो औसत चाल निकालें। इस तरह के हमने ढेर सारे सवाल पहले ही कर लिए हैं, तो मैं यहाँ सीधे सीधे इसे आसानी से जल्दी से सॉल्व करता हूँ। v एवरेज बराबर कुल दूरी यानी कि 208 मीटर बटे कुल समय यानी कि 1 मिनट, और इसे हम सेकंड में लिखें तो 60 सेकंड, और ये बराबर आपका हो जाएगा 3.4666, और इसे लिख सकते हैं आप 3.47 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। आगे देखें तो मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए मंदता क्या है, मंदता यानी मंदन, ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन। तो मतलब अगर त्वरण की दिशा अगर बदल दी जाए तो हम उसे मंदन कहते हैं, यानी इस तरफ अगर त्वरण धनात्मक है तो इस तरफ अगर त्वरण की दिशा हो जाए तो इसे हम ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। तो यहाँ चूंकि सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक का ही अंतर है, तो मंदता यानी मंदन का भी जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होगा वो त्वरण का ही अंतरराष्ट्रीय इकाई होगा, जो कि है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। आगे हम देखें, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि से टकराते समय इसकी चाल कितनी होगी। यहाँ भी देखिए आप चाल का उपयोग कर लिया गया, जबकि यहाँ वेग होना चाहिए। तो इन चीजों को रेलवे ने बार बार दोहराया है। मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में बनाए जाते हैं और उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत बार तो ऐसा खराब ट्रांसलेशन किया जाता है, ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जिनका कि फिजिक्स से ही नहीं साइंस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन चीजों को आप भली भांति समझ लें, अभी से इतनी प्रैक्टिस करें कि ये चीजें आपको कंफ्यूज ना कर पाए एग्जाम में और आप सही आंसर दे पाए। तो इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने काफी कर लिए हैं पहले भी। तो यहाँ t बराबर 0.8 सेकेंड, u बराबर पहले की तरह 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि कोई भी वेग प्रारंभ में नहीं था। g बराबर हो जाएगा यहाँ भी -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम v निकालें तो हो जाएगा यहाँ u प्लस जी टी, u है हमारा 0, -10 गुना 0.8 यानी कि -8 मीटर प्रति सेकेंड या -8 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस यहाँ सिर्फ ये बता रहा है कि वस्तु का जो वेग है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान दें, इन चीजों को आप बखूबी ध्यान देंगे एग्जाम में, तो एकमात्र यही इकाई है जो कि चाल या वेग की इकाई है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि चाल की इकाई दी गई हो। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे और सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, यहाँ टी दिया हुआ है 0.5 सेकेंड, u बराबर यहाँ भी 0 हो जाएगा, g बराबर यहाँ भी दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ निकालना है आपको h। यहाँ कहा जा रहा है कि एक कार है जो कि सड़क पर चल रही है, लेकिन ये सड़क जो है ये जमीन से कुछ ऊंचा है और यहाँ से कार ये फिसल कर नीचे गिर जा रही है 0.5 सेकेंड में। तो इस h को निकालना है। तो हम जानते हैं कि h या s ये एक विस्थापन है, ये होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ut यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि u हमारा 0 है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आगे हो जाएगा ये 1/2 इंटू -10 और t है हमारा 0.5
तो टी स्क्वायर हो जाएगा 0.5 और 0.5। 2 से अगर इसे काटें तो ये हो जाएगा 0.25 और इस पूरे को अगर हम गुना करें तो यहाँ हो जाएगा ये -1.25 मीटर। यहाँ माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि विस्थापन जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा और आपका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखें तो औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। हमने सब्जेक्टिव पार्ट में इस बात को भली भांति समझा था। अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर आप पहले देख लें। हमने 3 पार्ट में सब्जेक्टिव पार्ट को क्लियर किया है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट को अच्छे से देखकर उसका नोट्स बना लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि हम यहाँ करा रहे हैं या फिर एग्जाम में होगा जो कि आप नहीं बना पाएंगे। तो आप पहले उन वीडियो लेक्चर्स को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड बटन पर भी मिल जाएगा। हमने भली भांति इस चीज को समझा था कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दिए गए समय अंतराल में बताता है। अब दिए गए समय अंतराल का क्या मतलब है, देखिए हमारा, इसे भी हम झटपट से समझ लेते हैं। मतलब औसत चाल, मान लिया जाए कि हमने 0 सेकंड से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने 7 सेकंड तक किसी गति को देखा। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि दूसरे और तीसरे सेकंड के बीच, या मान लिया जाए दूसरे और 5वें सेकंड के बीच औसत चाल क्या है, तो इसका मान अलग हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूसरे और छठे सेकंड के बीच क्या होगा, तो इसका मान अलग हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिए गए समय अंतराल के दौरान ही वस्तु की गति को दर्शा पाता है औसत चाल और औसत वेग, क्योंकि जैसे ही हम समय अंतराल को बदलते हैं तो औसत चाल और औसत वेग भी बदल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डाइस से गिरती है। इस चीज को भी हम भली भांति सब्जेक्टिव पार्ट में समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ एक नॉर्मल सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे कि ऊपर से अगर हम किसी चीज को गिराएं तो उसे गिरना चाहिए एक समान त्वरण के साथ। यहाँ आंसर हमारा होगा एक समान त्वरण। लेकिन अगर आप कहें कि जब हम किसी पत्थर को गिराते हैं तो वो जल्दी गिर जाता है, लेकिन जब हम किसी पत्ते को गिराते हैं तो वो जल्दी नहीं गिर पाता है, तो यहाँ पे इस चीज का क्या ये उल्लंघन हो रहा है कि एक समान त्वरण के साथ गिरती है? क्योंकि अगर एक समान त्वरण के साथ गिरती तो दोनों को एक साथ गिरना चाहिए था। लेकिन बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो यहाँ है, वायु के घर्षण में प्रॉब्लम है। चूंकि वातावरण में वायु है तो पत्थर को वायु का घर्षण बहुत बहुत कम रोक पाता है, जबकि पत्ते को रोकने के लिए वायु का घर्षण पर्याप्त होता है। यही वजह है कि एक समान त्वरण आपको नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही अगर हम निर्वात में चले जाएं और निर्वात में एक पत्थर को गिराएं और एक पत्ते को गिराएं तो दोनों एक साथ ही जमीन से टकराएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इस बात को भी हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है कि ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्पीड मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीड यानी चाल मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। बस अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा गया था, इसीलिए हमने इसे यहाँ भी इंक्लूड कर लिया, अदरवाइज इसे छोड़ देते। फिर एक बार इसी तरह का एक क्वेश्चन है। एक कार पर्वतीय मार्ग से पहले सड़क से फिसल रही थी, अब पर्वतीय मार्ग से फिसल रही है, नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। जी का मान दिया हुआ है, तो टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? यहाँ भी u बराबर 0, t बराबर 0.7 सेकेंड, g बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो v बराबर हमें निकालना है। हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस gt। u है यहाँ 0, g है -10 और t है 0.7 सेकेंड। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा आपका 7 मीटर प्रति सेकंड या 7 मीटर प्रति सेकंड। और ये माइनस का चिन्ह 7 के आगे रहेगा, जो कि सिर्फ ये बताएगा कि वेग की दिशा यानी अंतिम वेग की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है। वेग की दिशा से मतलब क्या है कि जब जमीन से टकराई थी वस्तु, उस वक्त वस्तु का विस्थापन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा था। आगे देखें, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? देखिए गति यहाँ मतलब चाल है। इस बात को हमने भली भांति पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है। अगर सिर्फ चाल में दिशा को जोड़ दिया जाए, हमने इस बात को सब्जेक्टिव पार्ट में बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया था कि अगर सिर्फ दूरी के साथ दिशा को मिला दें तो ये विस्थापन हो जाता है, चाल के साथ दिशा को मिला दें तो ये वेग हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा वेग। आगे देखें तो निम्न में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध का समीकरण है? इस बात को भी हमने बहुतों बार डिस्कस कर लिया है कि स्थिति और समय का समीकरण ये है। ये समीकरण है हमारा वेग और समय का, और ये समीकरण है हमारा स्थिति यानी विस्थापन यानी स्थान और वेग का।
आगे देखें त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑटोमोबाइल में ऑडोमीटर किसका मापन करता है? दूरी का मापन करता है। इस बात को भी हमने कई बार देख लिया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और उसमें भी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि छोड़ दिया है बीच में, क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे। आपको मुश्किल से एक चैप्टर से 80, 90 या 100 क्वेश्चंस देखने होंगे और आप रेलवे के सारे क्वेश्चंस को भली भांति सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स मात्र 4 या 5 प्रकार के ही पूछे गए हैं एक चैप्टर से। 4-5 प्रकार भी शायद मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ कुछ। आगे हम देखते हैं कि डायस का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर से आप गाड़ियों के चाल का मापन करते हैं। आगे हम देखें, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? मतलब अगर जमीन से किसी चीज को ऊपर फेंका जाए तो सबसे जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी कि सबसे जो उच्चतम बिंदु होगा, उस पर पिंड का वेग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो जी चूंकि नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो इसका वेग घटता जाएगा और जैसे ये मैक्सिमम बिंदु पर अपने पहुंचेगा तो वहां वेग हमारा 0 हो जाएगा और उसके बाद वस्तु नीचे गिरने लगेगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला सवाल है, एक बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान रूप से गति करता है। बस के त्वरण की गणना करनी है। यहाँ देखिए टी दिया हुआ है 5 सेकंड, यू दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटे और भी दिया हुआ है 70। ये यहाँ 72 होगा, इस बात को आप सुधार लें। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें ए निकालना है। अगर आप ऑप्शन को सिर्फ देखें तो आप देखेंगे कि सिर्फ चौथा ऑप्शन ऐसा है जहां की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि त्वरण की इकाई है। बाकी किसी भी ऑप्शन में त्वरण की इकाई का उपयोग ही नहीं किया गया है, तो हम सीधे ऑप्शन नंबर 4 को भी टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ चाहें तो यू को आपको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस में समय के लिए सेकंड, क्वेश्चन में भी यहाँ सेकंड का उपयोग किया गया है। तो अगर आप यहाँ बदलें तो इसे करना होगा 36 गुना 5/18 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसे अगर आप बदलें तो यहाँ हो जाएगा 72 गुना 5/18। इसे अगर काटें तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। v है यहाँ 20 माइनस 10 बटे टी है 5, तो यहाँ हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल है हमारे पास, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है, नियत त्वरण के साथ एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। ये विस्थापन आप यहाँ सुधार लें, या फिर आप देखें तो एक क्वेश्चन में ऐसा रेलवे ने अक्सर किया है, तो इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसका त्वरण क्या है आप यहाँ सबसे पहले लिख लें। विश्राम अवस्था से चलना शुरू होती है तो 0, u बराबर, t बराबर है हमारे पास 10 सेकेंड, s बराबर है 200 मीटर, तो a यानी त्वरण हमें निकालना है। अब यहाँ देखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे कि इन तीनों चीजों की मदद से इसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला लगाएं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आप यहाँ देखेंगे कि s बराबर हो जाएगा हमारा 200 मीटर बराबर ut 0 हो जाएगा, क्योंकि विश्राम अवस्था से चलना शुरू हुई है, प्लस हाफ a हमें निकालना है और t है 10 सेकेंड, तो 10 गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर है तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। अब अगर हम देखें तो a बराबर एक तरफ रखें 200 मीटर और बाकी दोनों को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये नीचे भाग में चला जाएगा। यहाँ से इसे अगर काटे तो ये हो जाएगा 40 बार में कट जाएगा, और यहाँ से इसे अगर काटे तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बात और आप ध्यान में रखें कि कोई भी न्यूमेरिकल कराने से पहले मेरा कोई भी प्रिपरेशन नहीं होता है, तो संभव है कि किसी न्यूमेरिकल को कराते वक्त कहीं भी छोटी मोटी गलती हो जाए, तो आप उस चीज को इग्नोर करेंगे और सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देंगे कि किस तरह से सवाल को बनाया गया है। ए बराबर यहाँ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमने निकाला, और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला सवाल है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय और वेग के बीच संबंध दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, शून्य वेग से शुरू होने वाली एक कार समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, कार द्वारा प्राप्त। यहाँ पे इस सवाल में कुछ डेटा मिसिंग है, तो इस सवाल को हम यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम छोड़ देते हैं। अगर संभव हुआ तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।
इसके साथ ही गति के और भी जितने सारे क्वेश्चंस जो कि छूट गए हैं, यानी कि 22/10/2018 के सेकंड शिफ्ट के बाद के जितने सारे क्वेश्चंस 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इनसे फायदा मिल सकता है। और फाइनली, अगर आप अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स की सीरीज हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।